जबलपुर जंक्शन। 23 साल का समीर नंदन समाज के उस वर्ग से ताल्लुक रखता था जिसमें कि साधन क्लर्क की सरकारी नौकरी मिलने की घटना को भी पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों की वजह से हुए चमत्कार की तरह देखा जाता है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद समीर नंदन को ऐसे ही किसी छोटी मोटी सरकारी क्लर्क की परीक्षा में जब पहली ही असफलता मिली तब उसके घर में सभी बेचैन हो उठे। समीर नंदन शाम में घर के थोड़ी ही दूर पर स्थित एक हनुमान मंदिर में रोज हाजिरी लगाने लगा। उस खास मंदिर के हनुमान जी नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए प्रख्यात थे। श्रीनंदन की मां को जोशी और बाबाओं में विश्वास था। शहर में एक बेहद ही पहुंचे हुए बाबा थे, बाबा मकरानंद। अपनी भविष्यवाणियों की वजह से वे बड़े ही कुख्यात थे। वे हर एक अच्छी भविष्यवाणी के साथ साथ एक बुरी भविष्यवाणी भी कर ही देते थे और उनका कहा हुआ ब्रह्म वचन की तरह सच भी हो जाया करता था। ये बाबा हथेलियों और तलबों तथा ललाट को देखकर भविष्य बताया करते थे। श्रीनंदन की मां उसे यथाशीघ्र इस बाबा के पास ले जाना चाहती थी। हनुमान भक्त समीर नंदन ज्योतिषी और बाबाओं से नफरत करता था। कर्तव्यनिष्ठ हनुमान भक्त समीर नंदन को इष्ट की प्राप्ति हेतु किसी ठग ज्योतिषी या बाबा के बताए हुए हुटोने चटके की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर ज्योतिषी के पास जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वहां की जीत के सामने उसकी एक न चली। एक खास दिन पर उसे बाबा मकरानंद के पास जाने को राजी होना पड़ा। बाबा मकरानंद सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में भविष्य बताया करते थे। एकदम सुबह सुबह समीर नंदन उसकी मां पहुंच गए बाबा के दरबार में। बाबा का बड़ा सा हॉल नुमा कमरा, पूरे कमरे में सुंदर सी कालीन बिछी थी। उस कमरे में एक बिस्तर के सिवा और कुछ भी नहीं था। बिस्तर पर उजली सी चादर बिछी हुई थी। कमरे में धूप अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। तीनों बिस्तर पर ही बैठ गए। समीर नंदन की मां ने बाबा मकरानंद से पूछा, बाबा इसकी नौकरी कब लगेगी? बाबा ने समीर नंदन की हथेलियों, तलबों और तल्लाट की ऐसी जांच पड़ताल की जैसे कोई नासा का वैज्ञानिक एरिया 51 में एलियन की करता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, बस अगले 6 महीने में। समीर नंदन की मां की तो बाँछें ही खिल पड़ी। यह सुनकर उसने झट से अगला सवाल दाग दिया, बाबा इसकी शादी कब होगी? बाबा ने फट से कहा, कभी नहीं। माँ का तो मुंह ही लटक गया। समीर नंदन को भी काफी क्रोध आया, लेकिन शिष्टाचार व समीर नंदन ने कुछ नहीं कहा। माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि बाबा ने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मेरी साधना का वक्त हो रहा है। दोनों बाबा मकरानंद के पांव छूकर विदा हो गए। रास्ते में समीर नंदन ने अपनी माँ से कहा, नौकरी तो मुझे जरूर ही मिलेगी, परंतु अपनी मेहनत और हनुमान जी की कृपा के कारण, ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी के कारण नहीं। और जहां तक मेरी शादी की बात है, एक बार बस सरकारी नौकरी मिलने भर की देर है। सरकारी नौकरी करने वाले की तो लड़कियों की लाइन लग जाती है। समीर नंदन की माँ को कुछ समझ में नहीं आया, वह इस बात पे क्या जवाब दे। फिर वो खुश थी, चलो एक बार सरकारी नौकरी तो मिल जाए, कम से कम घर की आर्थिक स्थिति तो सुधर जाएगी। बाबा की भविष्यवाणी को सही होने में देर न हुई। भविष्यवाणी करने के ठीक 5 महीने 24 दिन बाद ही समीर नंदन की नौकरी एक अच्छे सरकारी महकमे में क्लर्क के तौर पर पक्की हो गई। परिवार और समाज में समीर नंदन की इज्जत एक विश्व विजेता की तरह होने लगी। बस एक ही दुख की बात थी, नौकरी करने के लिए घर से दूर चेन्नई शहर जाना था। ये बहुत बड़ा दुख का विषय न था। महानगर में भी रहने का एक अलग मजा होता होगा। चेन्नई में रहते रहते और नौकरी करते करते समीर नंदन को 4 साल हो गए और वह धीरे धीरे अपनी नौकरी सूखने लगा। इस दौरान वह प्रेमचंद की लिखी कहानी बासी भात में खुदा का साझा में छुपी सच्चाई को भी गहराई से समझने के काबिल हो गया। इन 4 सालों में बाबा की भविष्यवाणी भी सच प्रतीत होती जान पड़ने लगी थी। समीर नंदन की शादी कई बार होते होते ना हो पाई। पिछले साल ही जिस लड़की से शादी होनी तय हुई थी, वह लड़की शादी के 1 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मारी गई। इन सब के बावजूद समीर नंदन इन घटनाओं से कुछ खास विचलित नहीं हुआ था। किसी के कहने या न कहने से किसी की शादी रुकती है भला? अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 28 साल। दशहरा पूजा की छुट्टियों में समीर नंदन घर आया। उसके शहर में दशहरा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह खास दिन पर शाम 7:55 पर संघ मैत्री एक्सप्रेस से चेन्नई के लिए रवाना हो गया। समीर नंदन को ट्रेन की यात्रा करना बड़ा ही पसंद था। रोजमर्रा की जिंदगी कितनी ही उबाऊ और एक रस क्यों ना हो, ट्रेन की यात्रा के दौरान उसे बड़ा ही जीवंतता का एहसास होता था। ट्रेन की खिड़कियों से आती हुई हवा जब चेहरे से टकराती तो अत्यंत ही शांति का अनुभव करता। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर बाहर की दुनिया उसे कुछ ही अलग ही अंदाज से सुंदर दिखाई पड़ती। खेत, पहाड़, पेड़ पौधे, बिजली के तार, जानवर, इंसान, हर कुछ अपनी अलग पहचान लिए हुए
रोजमर्रा की जिंदगी में हर कुछ की सुंदरता कहाँ गुम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सविनंदन अपनी ट्रेन यात्रा का पूरा मजा उठाता और इस बार भी वह इसका भरपूर आनंद ले रहा था। रात का समय था। शहर पार करते ही बाहर कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया। कभी दूर तो कभी पास में इक्का दुक्का रोशनी नजर आ जाती। वह बहुत देर तक यूं ही बाहर देखता रहा। मन में एक शांति सी छा गई। अंधेरा और मन, अंधेरा और अमन, अंधेरा और शांति। कोई स्टेशन आता, चहल पहल। यात्रा के दौरान जिंदगी जिंदा लगती है। रोजाना की जिंदगी में तो ज्यादातर वक्त जिंदा होकर भी मरे मरे ही जीते हैं। 11:30 बजे तक सविनंदन को नींद आने लगी। वह अभी भी सोना नहीं चाहता था, फिर भी सो गया। सुबह 7:30 बजे उसकी आंखें खुली। सारी जरूरी क्रियाक्रमों के बाद उसने एक कप चाय पी। थोड़ी देर बाद आया जबलपुर जंक्शन। रात में सविनंदन की आगे वाली तीनों सीट खाली हो गई थी। जबलपुर में उन तीनों सीटों पर नए लोग आ गए थे। ये 3 लोग थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक बेटी की उम्र रही होगी यही कुछ 21-20 के आसपास। वे तीनों सामान सही जगह पर रखकर सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद गाड़ी जबलपुर छोड़ आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। लड़की के माँ बाप उसे वीनू नाम से संबोधित कर रहे थे। संभवतः असली नाम वीना रहा होगा। सविनंदन वीनू की सुंदरता को देखकर चकाचौंध रह गया था। वीनू दुबली पतली और गौर वर्णा थी। दुबली पतली होने के कारण उतनी लंबी नहीं होने के बावजूद लंबी लग रही थी। वीनू की काली काली सजल आंखें सविनंदन पर जादू कर गए थे। वीनू के केस पीछे की ओर बंधे हुए थे, परंतु केस की कुछ लटें बंधन से मुक्त होकर वीनू के अति सुंदर चेहरे का स्पर्श पाकर नशे और खुशी में झूम रहे थे। सविनंदन हिंदी फिल्मों का शौकीन था। सविनंदन के मन ने तुरंत ही एक संसार की रचना कर डाली जिसमें वह नायक था और वीनू नायिका। सविनंदन की इच्छा हो रही थी वह एकटक वीनू को देखता रहे, किंतु शिष्टाचार वह ऐसा करने से परहेज कर रहा था। सविनंदन ने गुजरते हुए चाय वाले से एक कप चाय ली तथा अपने बैग से भनेश्वर नाथ रेणु की कहानियों किताब निकालकर पढ़ने लगा। सविनंदन सारा दिन वीनू से बात करने का बहाना ढूंढता रहा। बहाने उसे मिल भी जाते, लेकिन वीनू के पिता के रूखे और कड़क चेहरे को देखकर वह उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाता। कहानियों की सारी किताब पढ़ डाली। रात हो गई, परंतु सविनंदन की इच्छा पूरी नहीं हुई। अंततः 10-11 बजे तक सभी अपनी अपनी सीट पर सो चुके थे। रात 12:30 बजे सविनंदन की नींद टूटी। सभी यात्री सो रहे थे, वीनू भी सो रही थी। सविनंदन की इच्छा हुई कि वह वीनू को एकदम नजदीक से देखे, परंतु उसके अपने ही संस्कार इस इच्छा पूर्ति में बाधक बन गए। थोड़ा उदास सा सविनंदन डिब्बे के गेट के पास गया और गेट को खोलकर वहीं खड़ा हो गया। फिर से वह ट्रेन से बाहर की अंधेरी दुनिया में खो जाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसका मन वीनू पर ही अटका हुआ था। कभी न पूरे हो सकने वाले विचार एक के बाद एक उसके मन को उद्वेलित कर रहे थे। वह सोच रहा था, आखिर ख्वाब और वास्तविकता में इतना ज्यादा का अंतर, इतना फासला क्यों होता है। अचानक से सविनंदन को एक करतब करने का ख्याल आया, जो कि वह अक्सर चलती ट्रेन में करता ही रहता था। दोनों हाथों से ट्रेन के गेट पर दोनों तरफ लगे स्टील के रॉड को पकड़कर अपने सर और धड़ को बाहर तक ले जाने का प्रयास। दोनों टांगों को गेट पर जमाए हुए उसने एक बार किया, फिर दूसरी बार। उसे ऐसा करने में बड़ा ही मजा आता। जोरों की हवा जब उसके चेहरे से टकराती तो उसे अद्भुत एहसास होता। तीसरी बार भी उसने यही करने का प्रयास किया। अपने शरीर को गेट से सबसे अधिक दूरी पर लेकर गया ही था कि उसे यकायक से आवाज सुनाई दी, अरे अरे गिरोगे। वैसे वो गिरता तो नहीं, परंतु अचानक से ही आवाज के कारण गिरते गिरते बचा। उसने अपने शरीर को अंदर खींचा तो देखा बगल में वीनू खड़ी थी। वीनू ने कहा, क्या कर रहे थे, मरने का इरादा था क्या? वीनू की आवाज सुनकर सविनंदन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, बस यूं ही, मुझे ऐसा करने में मजा आता है। वीनू, मजा आता है? अजीब इंसान हो। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? पहले जिंदगी से प्यार हो न हो, इस क्षण सविनंदन को जिसके बड़ा ही प्यार हो चला था। वीनू जैसी हसीना आपकी जिंदगी की परवाह करे और जिंदगी से क्या चाहिए भला। सविनंदन मुस्कुराने लगा। वीनू, तुम कहाँ जा रहे हो? समीर, मैं तो चेन्नई जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वीनू, मैं विजयवाड़ा जा रही हूँ। क्या तुम चेन्नई में नौकरी करते हो? समीर चाहते हुए, हाँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, क्लर्क हूँ, लगभग 25,000 रुपये महीने कमाता हूँ। तुम तो अभी पढ़ाई कर रही होगी। वीनू, मेरी शादी होने वाली है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से तय कर दी है। मुझे तो अभी शादी करने का एकदम ही मन नहीं है, वो भी उससे जो कि मुझे 25 साल बड़ा है। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है। मेरा तो दिल करता है कहीं भाग जाऊं, नहीं तो आत्महत्या ही कर लूं। समीर, नहीं, आत्महत्या तो बिल्कुल भी मत करना, पाप है। आत्मा भटकती रहती है, भाग जाने का विचार ज्यादा अच्छा है।
वीनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? समीर नंदन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। समीर, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तुम्हारे माता पिता सो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वीनू, मैं तैयार हूँ अगले स्टेशन पर। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आया। ज़्यादा लोग सो ही रहे थे, इक्का दिक्का लोग चढ़े और उतरने वालों में समीर और वीनू भी थे। अनजाना स्टेशन था, दोनों स्टेशन से बाहर निकले, छोटा सा नहीं लग रहा था। समीर और वीनू दोनों काफी खुश थे। समीर ने कहा, रात किसी होटल में गुजार लेते हैं, सुबह किसी ट्रेन या बस से चेन्नई चला जाएगा। वीनू ने भी हामी भर दी। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और कुछ समय बाद दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो गए। दोनों काफी संस्कारी थे। समीरनंदन सो रहा था। किसी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे भाई कब तक सोते रहोगे, बर्थ जरा नीचे करने दो, अब उठ भी जाओ, बहुत सो लिए। समीरनंदन की आंखें खुली। वह होटल में तो नहीं था। उसकी आंखें वीनू को तलाशने लगी। सामने वाली सीट पर कोई दूसरे ही लोग थे। समीरनंदन ने उनसे पूछा, भाई आप लोग इस सीट पर कैसे? इस सीट पर जो लोग थे वे कहाँ गए? जवाब आया, भाई उन्होंने यह सीट खरीद रखी थी क्या? वारंगल उतर गए होंगे। समीरनंदन का दिल बैठ गया। रात्रि के सपने ने सुबह के सपनों का क्या खूब मजाक उड़ाया था। उसका मूड खराब हो गया। चेन्नई आने तक वह गुमसुम बैठा रहा। चेन्नई स्टेशन आने पर वह गाड़ी से उतरा। स्टेशन से बाहर निकल उसने भाड़े की टैक्सी की और चल पड़ा टी नगर स्थित अपने आवास पर। उसका आवास टी नगर में एक 7 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में था। उसे चेन्नई शहर इतना मनहूस पहले कभी नहीं लगा जितना कि अब लग रहा था। उसे लग रहा था कि सारे लोग बिना मतलब के इधर उधर जा रहे हैं, उद्देश्यहीन जिंदगी। फिर वही रोज की घिसी पिटी जिंदगी, रोज रोज कार्यालय जाना, रसहीन सा लड़की की छोटी जिंदगी। हर्ष और प्रफुल्लता की कोई भी गुंजाइश उसे अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उपाय ही क्या था? चाहते ना चाहते हुए भी हर किसी को अपनी जिंदगी जीनी ही पड़ती है, इस आशा के साथ कि कल शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, कल जिंदगी नाचेगी, गाएगी कल जिंदगी, कल 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 एक और कल। 3 महीने बीत गए। समीरनंदन को अब भी यदा कदा वीनू के आवारा लटों और मर्यादित आंखों की याद आ ही जाती थी। एक शाम वह कार्यालय से लौटने के बाद अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे बगल के फ्लैट के बाहर वीनू जैसी दिखने वाली कोई लड़की नजर आई। उसने नजदीक जाकर देखा तो वीनू ही थी। समीरनंदन ने अपनी शरीर से सारी ऊर्जा एकत्रित करके आखिरकार अपनी जुबान वीनू के सामने खोल ही दी। तुम तो वीनू हो ना? 3 महीने पहले संग मैत्री एक्सप्रेस से मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी। वीनू ने थोड़ा घबराते और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं वीनू ही हूँ। और आप वही है ना जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां पढ़ रहे थे? समीर, हाँ मैं ही था। तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। वैसे तुम यहाँ कैसे? वीनू ने संकोचवश कहा, उस दिन मैं ट्रेन में काफी परेशान और दुखी थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मुझसे 25 साल बड़े एक अमीर बूढ़े से पक्की कर दी थी। समीरनंदन को अपना सपना सच होता दिखाई पड़ रहा था। वीनू ने आगे बताया, मैं किसी और से प्रेम करती थी, मैंने भागकर उसे शादी कर ली। वे इसी फ्लैट में रहते हैं। मैं तो 3 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। वो तो बहुत पहले से यहाँ रहते हैं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे। समीरनंदन के सपने फिर से चकनाचूर हो गए। वह उस फ्लैट में रहने वाले को अच्छी तरह से जानता था। कई बार उससे झगड़ चुका था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, महीने में 2 लाख कमाता था। क्लर्क होने के कारण उसे हिकारत की नज़र से देखा करता था। उसकी प्यारी वीनू उस घटिया इंसान की हो चुकी थी। इससे पहले कि समीरनंदन की आंखों से आंसू टपकते, वह बिना कुछ जवाब दिए तेजी से अपने फ्लैट के अंदर चला गया। दरवाजा बंद करते ही समीरनंदन की आंखों से अश्रु की अविरल धारा फूट पड़ी। उसे लग रहा था हो ना हो शायद उसके नाम में ही कुछ गड़बड़ है।